इस कहानी के आगाज़ में जिमी और लीज़ा को दिखाया जाता है जो कि घर पर होते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जिमी जब बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिमी उस बॉक्स को अंदर ले आता है और जब वो अपनी बीवी के साथ उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक पपेट निकलता है, यानी कि एक ऐसा पुतला जिसमें एक आदमी शो दिखाते हुए अपनी आवाज़ में बोलता है और वो होंठ नहीं हिलाता, होंठ पपेट के हिलते हैं, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि पपेट बोल रहा है। लीज़ा उस पपेट को पाकर बहुत खुश होती है। जिमी यहाँ से रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए चला जाता है। लीज़ा घर पर अकेली होती है। वो पपेट को बेड पर बिठाती है पर उसका बैलेंस नहीं बनता, इसलिए वो उसे बेड पर लिटाकर अलमारी से पीलो लेने के लिए जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि पपेट उसे ही देख रहा होता है, जबकि उसने पपेट को लिटाया था तो उसका फेस दूसरी तरफ था। लीज़ा इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। वो पपेट को बिठाकर उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा ओढ़ देती है। इसके बाद वो मिरर के सामने जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि जिस कमरे में पपेट है वहाँ पर कोई और भी है। स्टूडियो में जो म्यूज़िक चल रहा होता है उसकी आवाज़ बदलना शुरू हो जाती है और अगले पल वो बंद हो जाता है। यहाँ पर घड़ी की टिक टिक भी बंद हो जाती है। साथ ही गैस के ऊपर जो केतल होती है उससे जो विसल की आवाज़ आ रही होती है वो भी पूरी तरह से खामोश हो जाती है। इसके बाद उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसी तरफ से आ रही होती है जिस तरह पपेट होता है। वो पपेट के सामने जाती है और जैसे ही वो उसका सफ़ेद कपड़ा हटाती है तो वो कपड़ा पूरी तरह से उस पर लिपट जाता है और कोई अनजान ताकत उसे उठाकर दरवाजे के पास फेंक देती है। वो चीखते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और अगले पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और उसके पैर खींचकर उसे कमरे के अंदर ले जाता है और हमें सिर्फ लीज़ा की चीख सुनाई देती है। अब जिमी भी वापस घर लौट कर आ जाता है। वो लीज़ा को आवाज़ लगाता है। लीज़ा कहती है कि मैं यहाँ अंदर कमरे में हूँ और जब वो कमरे के दरवाजे पर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखता है। वो लीज़ा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। लीज़ा की आवाज़ आती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लीज़ा की आवाज़ आती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। यहाँ पर लीज़ा की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ होती है। वो बेड के पास जाता है जहाँ पर सफ़ेद कपड़े के नीचे एक फेस होता है। जैसे ही वो उस कपड़े को उठाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लीज़ा की डेड बॉडी है जिसकी ज़ुबान भी कटी हुई होती है। यहाँ पर पुलिस आती है और जिमी को पकड़ कर ले जाती है और उनके पास जिमी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होते, इसलिए उन्हें जिमी को रिहा करना पड़ता है। जिमी वापस घर आता है। वो अपनी बीवी की मौत से बहुत ही परेशान होता है। साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी होता है कि उसकी बीवी को मारा तो मारा किसने। तभी उस बॉक्स को देखता है जिसके अंदर पपेट आया था। वहाँ पर एक नाम लिखा होता है और ये नाम होता है मैरिशा। ये पपेट का शो दिखाने वाली आर्टिस्ट है जो उसके होम टाउन में रहती है। इसलिए जिमी अपने होम टाउन अपने डैड के घर पर आता है और दरवाज़ा एक खूबसूरत जवान औरत खोलती है जिसका नाम ईला होता है। जिमी ईला को नहीं जानता। वो बताती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, यानी कि सुतेली माँ। जिमी को इस बारे में इसलिए कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उसकी अपने डैड से नहीं बनती और वो उनका कॉल कभी रिसीव नहीं करता। अब वो अपने डैड के सामने जाता है। वो देखता है कि उसके डैड व्हील चेयर पर हैं। इस बारे में भी जिमी को कुछ भी पता नहीं होता। उसके डैड बताते हैं कि 2 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक आया था और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जिमी अपने डैड से मैरिशा के बारे में पूछता है। दरअसल मैरिशा अब मर चुकी है, इसलिए जिमी के डैड इस बारे में कोई बात नहीं करते और वो जिमी को कहते हैं कि तुम्हें वहम परस्ती पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब जिमी रात को जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसके सामने कुर्सी पर पपेट होता है और पपेट की यहाँ पर आंखें हिलना शुरू हो जाती हैं। जिमी की आँख खुलती है और तभी उसे किसी लेडी की आवाज़ आती है जो उसे जिमी कहकर पुकारती है। जिमी चौंक कर बैठ जाता है और वो उस तरफ देखते हैं जहाँ पर पपेट है। वहाँ पर उसे बहुत ही खौफनाक चेहरा दिखता है। जिमी डरकर कमरे की लाइट जलाता है पर वहाँ पर पुतला ही बैठा होता है। जिमी इस हादसे से पूरी तरह से घबरा जाता है। अगले दिन जिमी अपनी बीवी के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे एक लेडी दिखती है। वो उसके पीछे जाता है। अगले पल वो लेडी उसके सामने आ जाती है और जिमी से पूछती है, जब उसने तुम्हारी बीवी को मारा तो तुमने देखा? जिमी कहता है, किसने? वो कहती है कि मेरी शान ने, उसके बच्चे ने, उसके पुतले ने। वो यहीं आसपास है। तुम्हें उस पुतले को यानी उस पपेट को दफनाना होगा। तभी यहाँ पर उस लेडी का शोहर आ जाता है जो कि यहाँ पर फ्यूनरल करवाता है। वो अपनी बीवी को लेकर जाता है। जिमी इसके बाद अपने कमरे में वापस आता है
और वो उस पपिट को देखता है जिसके पीछे बिली लिखा होता है। जिमी वापस कब्रिस्तान में आता है जहाँ पर बिली नाम की एक कब्र होती है, और जब जिमी उसका ढक्कन खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जिमी उस पुतले को, उस पपिट को उसके अंदर दफनाकर वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है। और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के आसपास कोई है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास देखते हैं तो उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वापस अपने घर आ जाता है और जब वॉशरूम से वापस अपने बेड में आता है तो वो देखता है कि वही पपिट जिसे वो दफना कर आया था उसके बेड पर बैठा होता है। जिमी ये देखकर चौंक जाता है, पर तभी वो देखता है कि कमरे में डिटेक्टिव भी होता है। दरअसल ये डिटेक्टिव उसकी बीवी के मर्डर केस को सॉल्व कर रहा है और वही उस पपिट को कब्रिस्तान से निकाल कर लाया है, क्योंकि इसके मुताबिक ये उसकी बीवी के मर्डर का एक गवाह हो सकता है। दरअसल उसे जिमी पर शक है। वो जिमी से पूछता है कि तुमने इस पुतले को कब्रिस्तान में क्यों दफनाया। जिमी कहता है क्योंकि ये वहीं से है। मेरिशा नाम की एक औरत के बारे में एक गूस स्टोरी है। कहा जाता है कि उसे इसके पुतलों के साथ दफनाया गया था और जब भी मेरिशा को देखे तो उसे हमेशा खामोश रहना चाहिए। उसे देखकर चिल्लाने पर वो उसकी जुबान काट लेती है। जिमी बताता है कि जिस दिन मेरी बीवी का मर्डर हुआ उस दिन ये पपिट हमें किसी ने भेजा था। डिटेक्टिव उस पपिट को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों एक ही होटल में रुके होते हैं। अगली सुबह जब डिटेक्टिव निकल जाता है तो जिमी उसके कमरे में जाता है। वहाँ से पपिट लेकर एक बार फिर से वो कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर उसी लेडी से मिलता है जिसने उससे कहा था कि तुम इस पपिट को दफना देना। वो उससे मेरिशा के बारे में पूछता है और तभी वहाँ पर उसका शोहर आ जाता है। वो जिमी को अपने साथ ले जाता है और उसे मेरिशा के बारे में बताता है। वो कहता है कि बहुत सालों पहले की बात है, हमारे शहर में बहुत शानदार थिएटर खोला गया जहाँ पर मेरिशा नाम की एक लेडी जो कि पपिट शो करती थी वो बहुत ही फेमस थी। वो अपना शो करती थी और एक शाम को जब वो अपना शो कर रही थी तो ऑडियंस में बैठा एक बच्चा उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि जब तुम्हारा पपिट बोलता है तो तुम्हारे होंठ हिलते हैं, यानी कि तुम्हारा पपिट नहीं बोलता, वो नकली है और तुम ही हो जो बोल रही हो। मेरिशा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, हालांकि वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है। और कुछ दिनों बाद वो बच्चा जिसने मेरिशा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मेरिशा के होंठ हिलते हैं, वो बच्चा गायब हो जाता है। इसके बाद वो बच्चा कभी नहीं मिला। बच्चे के माँ बाप का मानना था कि मेरिशा ने ही उनके बच्चे को गायब किया है, इसलिए उस बच्चे का ख़ानदान मेरिशा को मार देता है। मेरिशा की वसीयत में लिखा होता है कि उसकी जो 101 पपिट है इन सभी पपिट को उनके साथ दफना दिया जाए। साथ ही साथ वो खुद भी एक पपिट बनना चाहती थी, इसलिए उसकी बॉडी को इस तरह से बनाया गया। मेरिशा को दफनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ख़ानदानों की मौत होने लगी और जिनकी भी मौत होती उन सबकी ज़ुबान कटी हुई मिलती। कहा जाता है कि जब तक चीखें बुलंद नहीं होंगी वो इसी तरह से लोगों को मारती रहेगी। जिमी वहाँ से निकल जाता है, वो पपिट वहीं पे छोड़ देता है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जो कब्रिस्तान में काम करता है, जिसकी बीवी ने जिमी को बताया था कि उसे पपिट को दफना देना चाहिए, वो देखता है कि उसकी बीवी पपिट से बात कर रही है। वो उसे डांटता है और पपिट को वहाँ से उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे इसकी असली जगह पहुँचा देता हूँ। पर इससे पहले कि वो उसे बाहर दफनाने के लिए ले जाता, उसके घर के नीचे जो तय खाना होता है वहाँ से उसे अपनी बीवी की रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी बीवी को लेने के लिए उस तय खाने में जा रहा होता है तो तभी बाहर जो पपिट होता है उसकी आंख की पुतलियाँ अपने आप ही हिलती हैं, जैसे कि वो उस बूढ़े आदमी को देख रही हो। वो बूढ़ा आदमी अब उस तय खाने के अंदर होता है और तभी पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले पल उसके पीछे मेरिशा आती है। उसे देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है और जब भी कोई बुलाता है तो मेरिशा की रूह उसकी ज़ुबान खींचकर उसे मार देती है। ऐसे ही उस बुरे आदमी के साथ भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी को दिखाया जाता है जो उस थिएटर में जाता है जहाँ पर आज से कई साल पहले मेरिशा अपना शो दिखाती थी। ये पूरी तरह से वीरान है क्योंकि यहाँ पर कई सालों से किसी भी तरह का कोई भी शो नहीं हुआ। वहाँ अंदर जाने के बाद जिमी को पता चलता है कि आज से कई साल पहले जिस बच्चे ने मेरिशा पर इल्ज़ाम लगाया था कि जब मेरिशा का पपिट बोलता है तो मेरिशा के होंठ हिलते हैं, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जिमी के दादा के भाई थे। ये जानने के लिए जिमी अपने डैड के पास जाता है। वो कहता है कि मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। जिमी के डैड बताते हैं कि जब तुम्हारे दादा के भाई गायब हुए जिसने मेरिशा पर इल्ज़ाम लगाया था, तुम्हारे ख़ानदान को लगा कि इसके पीछे मेरिशा का ही हाथ है, इसलिए उन्होंने मेरिशा को पकड़ लिया, उसे चिल्लाने पर मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने उसकी ज़ुबान काट ली और उस थिएटर में जितने भी लोग थे उन सब के साथ मेरिशा को मार दिया। और मेरिशा दोबारा लौट कर आई। उसने हमारे ख़ानदान के हर एक फ़र्द को मारा। वो जिस भी इंसान को मारती थी उसकी ज़ुबान काट लेती थी और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया था ताकि तुम मुझसे बच सको। और जब तुम्हारी बीवी की मौत हुई तो मैं समझ गया कि इससे कोई भी नहीं बच सकता। जिमी कहता है कि मुझे नहीं पता पर मैं ये सब ठीक कर दूंगा। वो यहाँ से जाने लगता है, तभी यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और जिमी को बताता है कि मेरिशा की कब्र के आसपास
उसके जितने भी पपेट को दबाया गया है उन सबको किसी ने निकाल दिया है और डिटेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ जिमी पर शक होता है। और इससे पहले कि वो जिमी को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता, यहाँ पर जिमी की जो स्टेप मदर होती है जिसका नाम एला है, वो जिमी को फ़ोन रिसीवर देकर कहती है कि तुमसे कोई फ़ोन पर बात करना चाहता है। दूसरी तरफ फ़ोन पर कब्रिस्तान पर काम करने वाला वही बुरा आदमी होता है जिसे कुछ देर पहले मेरिशा ने उसकी ज़ुबान काट कर मार दिया था। दरअसल वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो जिमी को बताता है कि अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें इसी थिएटर में जाना होगा जहाँ पर आज से कई साल पहले मेरिशा अपना शो दिखाती थी। जिमी डिटेक्टिव से भागकर उस जगह पहुंच जाता है। डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे उसी थिएटर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर उन्हें एहसास होता है कि अंदर उन दोनों के अलावा कोई और भी है। और तभी उन्हें वो सभी पपेट दिखते हैं जो कब्रिस्तान से निकाले गए थे। उन सबको शोकेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रखा होता है। यहाँ पर उन्हें एक बच्चे की बहुत पुरानी बॉडी भी मिलती है जिसे एक पपेट बनाया होता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जिमी के ग्रैंडफादर के वही भाई होते हैं जिन्होंने आज से 70 साल पहले मेरिशा पर इल्ज़ाम लगाया था। जब मेरिशा का पपेट बोलता है तो मेरिशा के होंठ हिलते हैं। यही मेरिशा ही वो औरत थी जिसने जिमी के दादा के भाई को मारा था। अब उन्हें यहाँ पर एक कुर्सी की आवाज़ आती है और जब ये उस कुर्सी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पपेट बैठा होता है। जिमी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरिशा है। वो उससे बात करता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा। वो कहती है कि तुम मेरे पास आओ और जब जिमी उसके पास जाता है तो वो उसे बताती है कि तुम अपने ख़ानदान के आखिरी चिराग नहीं थे, तुम्हारी बीवी के पेट में बच्चा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। दरअसल मेरिशा जिमी के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना चाहती है। अब यहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है उसके हाथ में गन होती है। उस पुतले की तरफ गन चलाता है, पुतला यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर शोकेस में जितने भी पपेट होते हैं अब वो सब के सब जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। जिमी के हाथ में जो लालटेन होती है उस तरफ फेंकता है जिससे आग लगना शुरू हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं पर तभी डिटेक्टिव का पाँव फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरता है जिससे वो ज़ोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तो मेरिशा उसे ख़त्म कर देती है। मेरिशा डिटेक्टिव को मार देती है। जिमी यहाँ नीचे पानी में गिर जाता है और किसी तरह से उसे थिएटर से बाहर आ जाता है और उसे पता है कि मेरिशा पपेट के रूप में ज़िंदा रहती है और अभी भी मेरिशा का एक पपेट बचा है जो वो आदमी के घर पर छोड़ आया था, वो जो कब्रिस्तान में काम करता है, जिसने उसे कॉल किया था और कहा था कि उसे थिएटर जाना चाहिए। जिमी उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उस बूढ़े आदमी की बीवी बताती है कि जो आखिरी पपेट यहाँ पर था उसे तुम्हारे डैड आकर ले गए। जिमी ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे डैड व्हील चेयर पर हैं, वो चल फिर नहीं सकते। वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे डैड ही हैं। जिमी अब वापस अपने घर आ जाता है। उसके घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और उसे वो पपेट दिख जाता है जो मेरिशा का आखिरी पपेट है। उसे उठा लेता है पर तभी मेरिशा जो खुद पर एक पपेट के रूप में होती है उस पर हमला कर देती है और इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाती, जिमी उस पपेट को जो उसके हाथ में होता है वो उसे आग में फेंक देता है और मेरिशा जो उस पर हमला कर रही थी वो यहाँ से गायब हो जाती है। जिमी अपने डैड के पास जाता है जहाँ पर उसे अपने डैड की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल उसके डैड बहुत पहले मारे जा चुके थे और ये सिर्फ उसके डैड की डेड बॉडी थी जिन्हें एक पपेट की तरह बना दिया गया था। पीछे से उन्हें कंट्रोल करके उनके होंठ हिलाए जाते हैं और ऐसा ईला करती थी जिसने जिमी की यहाँ पर आने के बाद बताया था कि वो इसकी सौतेली माँ है। यहाँ पर जिमी को पूरी गेम समझ में आ जाती है। जिमी को जब डिटेक्टिव अपने साथ गिरफ्तार करके ले जा रहा था तो ईला उसे कहती है कि तुम्हारा फ़ोन है, फ़ोन पर दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता, ये ईला ही होती है जो जिमी से बिना होंठ हिलाए बात कर रही होती है, जैसे वो उसके डैड की आवाज़ में बात करती थी। दरअसल ये मेरिशा है। मेरिशा ने जो अपना आखिरी पुतला बनाया था यानी कि आखिरी पपेट बनाया था वो इतना परफेक्ट था जो हूबहू इंसान की तरह दिखता था। वो पपेट कोई और नहीं बल्कि ईला है जिसे जिमी अब तक अपनी सौतेली माँ समझ रहा था। अगले पल जिमी के पीछे ईला आ जाती है और उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे में उसे मेरिशा का चेहरा दिखता है। इस बात से डरकर जिमी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तो मेरिशा उसकी ज़ुबान काटकर उसे मार देती है और यही जिमी के साथ भी होता है। आखिर में हमें एक फ़ोटो एल्बम दिखाई जाती है जिसमें जिमी और उन सब लोगों की फ़ोटोज़ होती हैं जिन्हें मेरिशा ने मारा था। इन सबको उसने पुतला बना दिया होता है और यहाँ पर हमें जिमी की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि मेरिशा से बचो, कभी भी वो ख्वाब में आए तो चिल्लाना मत। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी मूवीज़ के शौकीन हैं तो हमारे YouTube चैनल उर्दू बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।